नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। मैं पिछले बहुत सारे वर्षों से फिज़िक्स पढ़ता एवं पढ़ाता आ रहा हूँ। अ, मेरा एक उद्देश्य ये है कि जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी और एमएससी पढ़ाया जाता है फिज़िक्स, उसके स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन को सिंपल लैंग्वेज में सभी विद्यार्थियों तक, स्टूडेंट तक पहुंचाना। और इस उद्देश्य के लिए ही मैं यूट्यूब को और अपने ब्लॉग को एक अच्छा मीडियम मानता हूं, और इसके थ्रू मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग से अपनी जानकारियां थोड़ी बहुत जो है उसको शेयर कर सकूं और आप लोगों तक प्रयास करूं कि फ़िज़िक्स का जो भी सिलेबस ओरिएंटेड है, जो सीबीसीएस का जो नया पैटर्न है, उसमें जो सिलेबस वाइज जो चीज़ें हैं उन सब का थोड़ा बहुत समझ करवा सकूं। और इसके लिए मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कर रहा हूं और टॉपिक वाइज वीडियोस भी तैयार कर रहा हूं, और प्रत्येक वीडियो के साथ मैं जो नोट्स है वो अटैच कर दूंगा। जो नोट्स होंगे वो ओवरऑल स्टडी मटेरियल होंगे, उनके साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे। जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बीएससी प्रोग्राम और ऑनर्स के जो सीबीसीएस पैटर्न में 4th सेम का जो सिलेबस है वेव एंड ऑप्टिक्स का, उसका चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेनली ये जो मटेरियल है वो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी और बर्दवान यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखकर मैंने तैयार किया, मतलब उनके सिलेबस को देखा। इसके अलावा भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, मेनली वो यूजीसी के रेगुलेशंस को ही फॉलो करती है और सबके सिलेबस में ये पार्ट ज़रूर होगा ही। तो आज जो पहला हम लोग का लेसन है, जो पहला चैप्टर है वो वेव एंड ऑप्टिक्स सेक्शन से है। सेमेस्टर 4 का प्रोग्राम या ऑनर्स दोनों के स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं इसको। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अच्छा, कोलिनियर मतलब होता है एक रेखीय, मतलब एक रेखा पर कार्य करने वाला, एक रेखा की तरफ एक्ट करने वाले हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़े हैं, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है वो ऑसिलेटर हो गया, और सुपरपोजिशन मतलब उनका एडिशन तो या जोड़ना। तो यानी हम लोग का पहला चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। सबसे पहली बेसिक बात यही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग से निकल गया होगा, तो इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि ऐसा कोई भी मोशन जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर जो फोर्स के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है, तो वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का होगा। यानी जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पर उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे अगर हम एक रबड़ ले लें, रबड़ के एक एंड को बांध लेते हैं, कहीं फिक्स्ड कर लेते हैं, दूसरे एंड को खींचे, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे रबड़ उतना ही ज़्यादा इलोंगेट होगा। ठीक है। और ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ होगा। मीन पोजीशन यानी जिधर की तरफ मोशन स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं ना हम लोग, जितना अगर रबड़ को खींचते हैं फिर भी रबड़ पर लगता है कि वो रबड़ चाहता है कि अपनी इनिशियल पोजीशन पर चला है, तो इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए तो फोर्स लग ही रहा है ना। तो यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन फोर्स ऑलवेज कहाँ जाना चाहता है, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ रहता है, एकदम जहाँ पर हम लोग रबड़ को बांध के रखते हैं मीन पोजीशन की तरफ, उधर की तरफ। पेंडुलम का भी एग्जांपल अगर समझा जाए तो एक पेंडुलम अगर मान लिया जाए कि हम लोग कहीं पर हैंग करके रखे हुए हैं, पेंडुलम के बॉब को, बॉब मतलब वो जो गोल मटेरियल होता है, उसको अगर हाथों से पकड़ कर खींचे और छोड़े तो देखेंगे कि वो पेंडुलम का बॉब है हमेशा पहले पोजीशन पर ही जाना चाहता है जहाँ से मोशन स्टार्ट किया हुआ रहता है, और जितना हम लोग फोर्स लगा के इसको खींचते हैं ऊपर की तरफ वो उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेस भी होता है। ठीक है। तो यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का होता है, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा देने से एक
कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, और माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है। ये के को हम लोग फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस फैक्टर्स या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ भी कह सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर d2x dt² यानी सेकंड डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइम के एस्पेक्ट में अगर निकाला जाए तो हम लोग को कुछ इस तरह का फॉर्म मिलता है d2x dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0। ये ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू √k/m होता है। ठीक है, ये इसी फॉर्म से ही हम लोग का निकाला गया है। और ओमेगा का वैल्यू √k/m होता है। ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होता है उससे उस पर ही डिपेंड करता है, मतलब उसी से रिलेटेड क्वांटिटी है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से लिखते हैं और लीनियर फ्रीक्वेंसी को एन या एफ से लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू 2π एन के बराबर होता है। ठीक ना, एन जो हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ अब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो वहाँ पर हम लोग एन की जगह पर ओमेगा को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली है ये इसलिए। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम के इक्वेशन को हम लोग x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, a एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको कहते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखा जाए, अगर ये इस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं तो इधर की तरफ x को इंडिकेट करते हैं, इधर की तरफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, साइन के फॉर्म में यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। हम लोग इस तरह से एसएचएम का इक्वेशन मिलता है। ये हम लोग का एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब रही बात, हम लोग इस वेव को कॉस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, मतलब एसएचएम को कॉस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है और लिखते हैं x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। अगर कॉस के फॉर्म में रहे तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, इस तरह से हम लोग को साइन का फॉर्म कहलाता है। इधर डिस्प्लेसमेंट x और इधर टाइम t। तो ये हम लोग का गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगर कोई बॉडी, अब मान लिया जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं E से, और इसका वैल्यू होता है ½ m ओमेगा² a² माइनस x²। ठीक है, a जो हो गया एम्पलीट्यूड और x जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ½ m ओमेगा² a² माइनस x²। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका वैल्यू जो होता है उसको u से लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है ½ m ओमेगा² x²। ओमेगा वाई एंगुलर वेलोसिटी और x जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हम लोग का, देखिए x² से x² ख़त्म हो जाएगा, खाली बच जाएगा हम लोग का ½ m ओमेगा² a²। अब रही बात m की, तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल एनर्जी भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो तो ओवरऑल एनर्जी हम लोग की कांस्टेंट होती है। अब आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक था। सुपरपोजिशन क्या कहलाता है, तो मान लिया जाए कि अगर हम लोग एक बॉक्स चला रहे हैं, एक बॉक्स से गाना सुन रहे हैं, उसके ऊपर एक दूसरा बॉक्स रख दिया गया उसी तरफ मुँह करके, तीसरा बॉक्स रख दिया गया ऊपर मुँह करके, तो तीनों से अलग अलग मान लिया जाए आवाज़ें निकल रही हैं। तो तीनों, अब उसके सामने अगर हम लोग खड़े हो जाए तो मिक्स आवाज़ एक सुनाई देगा, सभी आवाज़ें मिल जाएंगी तो कुछ अलग तरह का कोई एक क्लियर नहीं सुनाई देगा। तो ये जो मिक्स जो आवाज़ निकली या मिक्स जो साउंड आया या मिक्स जो वेव निकला, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं कि जो भी तीनों बॉक्सेस से, साउंड बॉक्सेस से जो वेव्स निकल रही थी उनका इक्वेशन जो है, जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, उनको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन मिल जाएगा। यही सिंपल हार्मोनिक, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो अगर मान लिया जाए कि बहुत सारी वेवें जो हैं एक डायरेक्शन में जा रही हैं, जिनका इक्वेशन किसी का x1 से है, किसी का x2, किसी का x3 और इसी तरह करते करते xn है, तो रिजल्टेंट जो भी वेव है उसका इक्वेशन जो होगा वो जितने भी वेव्स हैं उनके अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, उनके इक्वेशन के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, बस यही काम इस चैप्टर में हम लोग को करने का है। अब हम लोग पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी कह रहा हूँ, CBCS पैटर्न के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वेव एंड ऑसिलेशन चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी सुपरपोजिशन ऑफ कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस,
उसका पहला टॉपिक यही है सभी में जनरली कि सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट फेजेस एंड एम्पलीट्यूड। यानी दो कोलिनियर एक रेखीय सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी वही यानी एन का वैल्यू सेम है यानी ओमेगा भी हम लोग का सेम है, बट डिफरेंट फेजेस, फेज उनका डिफरेंट है और एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो इस तरह का दो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन पकड़ लेते हैं। एक को x1 से लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे को x2 से लिखते हैं यह है बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो देखा जाए ए और बी दोनों का एम्पलीट्यूड है अलग अलग है, ओमेगा दोनों में सेम है, और डेल्टा जो है अगर दोनों के फेज़ को माइनस किया जाए तो डेल्टा हम लोग को फेज़ डिफरेंस मिलेगा। तो यानी हम लोग का ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम यानी एन से, फेज़ डिफरेंस है एक, और एम्पलीट्यूड भी दोनों का डिफरेंट है। अब इनका सुपरपोजिशन करना है हम लोग को। तो सुपरपोजिशन में हम लोग सिंपल समझे कि जो भी वेव है उनको ऐड कर देना है, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का x1 प्लस x2। तो ये दोनों का जो फॉर्म दिया है उसको बस हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैथ में हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं, और ट्रिगोमेट्री के छोटे फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग को पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो हम लोग को यूज़ करना है। तो देखिए ये जैसे है, ये दोनों फॉर्म हम लोग उतार दिए, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है यानी साइन ए प्लस बी के फॉर्म में इसको तोड़ा जा सकता है। तो इसी को हम लोग तोड़ दिया गया। देखिए बी को रहने दिया गया, साइन ए कॉस बी, ए कॉस ए साइन बी, यानी साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस ये बी जो है बाहर उसको रहने दिया गया, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब देखिए इन दोनों में ये जो पहले दोनों पार्ट हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, हम लोग का साइन ओमेगा टी कॉमन है। तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया गया, तो इधर से बच जाएगा ए और इधर से बच जाएगा बी कॉस डेल्टा। ठीक है, तो ये जैसे का तैसे उतार दिया गया। यहाँ से बी साइन डेल्टा एक साथ रख दिया गया, कॉस ओमेगा टी को साइड कर लिया गया। ठीक है, अब रही बात कि a प्लस बी कॉस डेल्टा जो है हम लोग के पास, इसको हम लोग a कॉस फाई पकड़ लेते हैं, एंड b साइन डेल्टा जो है उसको हम लोग a साइन फाई पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को कॉस फाई, दूसरे वाले को साइन फाई पकड़ लिया गया, a हम लोग एक कांस्टेंट पकड़ लिया गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसके जगह पर हम लोग को चला आएगा a कॉस फाई साइन ओमेगा टी, ये बी साइन डेल्टा की जगह पर ए साइन फाई कॉस ओमेगा टी चला आएगा। ए कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा फिर वही पुराना साइन ए प्लस बी वाला फॉर्म। तो साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी कॉस फाई, इधर से साइन फाई कॉस ओमेगा टी, यानी हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट वेव का, रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, एकदम सिंपल सी बातें हैं। अब इसमें से हम लोग को मेन है ये जो ए पकड़े थे उसको हम लोग रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कर है ना, एम्पलीट्यूड हो जा रहा है रिजल्टेंट वेव का। तो देखा जाए कि ये ए जो हो रहा है, फिर ये एक्स जो है ए साइन ओमेगा टी, यानी पुराने फॉर्म में ही चला आ रहा है। ठीक ना, पुराना जैसे हम लोग एक फॉर्म पकड़े थे उस तरह से। तो ए जो हो गया हम लोग का रिजल्टेंट वेव का, रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये ए का वैल्यू निकालना है और हम लोग को फाई का वैल्यू थोड़ा सा जान लेना है। ये दोनों अननोन चीज़ें हैं, दोनों को हम लोग पकड़े हैं, माने हैं, तो इसको हम लोग को निकाल के समझना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो देखा जाए 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो हम लोग का 2 और 3 देखा जाए, 2 में है हम लोग का a कॉस फाई और a प्लस बी कॉस डेल्टा, इधर है b साइन डेल्टा a साइन फाई। तो इसका हम लोग स्क्वायर करके एडिशन करते हैं, तो a प्लस बी कॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस बी साइन डेल्टा का स्क्वायर, और इधर चला आएगा हम लोग का ए कॉस स्क्वायर फाई और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये हम लोग फॉर्म लिखा गया। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हम लोग का केवल 1 हो जाएगा, यानी खाली ए स्क्वायर हम लोग का मिल गया। ठीक है, अब इधर की तरफ इसको तोड़ते हैं हम लोग, ये वाला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2ab कॉस डेल्टा मिलेगा, और इसको तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो अब देखा जाए इधर से भी एक आएगा हम लोग का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, और इधर से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा।
तो उधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, और यहाँ से जो फॉर्म आएगा 2ab कॉस डेल्टा उसको छोड़ दिया गया। तो यानी हम लोग का जो फाइनल फॉर्म आ जा रहा है वो कुछ इस तरह का कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस डेल्टा। यानी ए का वैल्यू हो गया हम लोग का कैपिटल ए का रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा। यानी फाइनल जो एम्पलीट्यूड मिला वो हुआ हम लोग का रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा। अब क्या करते हैं हम लोग को, ये जो दोनों फॉर्म थे हम लोग के, यानी ये 2 और 3 देखा जाए, ए साइन फाई है इधर, ए कॉस फाई है, तो 3 में 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो यानी हम लोग का आ जाएगा ए साइन फाई बाई ए कॉस फाई। अब ए साइन फाई का वैल्यू बी साइन डेल्टा था, ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी कॉस डेल्टा नीचे चला आएगा, ए से ए कैंसिल, और साइन फाई बाई कॉस फाई टेन फाई हो जाएगा, यानी बी साइन फाई प्लस ए बी कॉस डेल्टा। यहाँ से फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी साइन डेल्टा प्लस ए प्लस बी कॉस फाई। तो जो दोनों अननोन चीज़ें थी वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। तो ये हो गया हम लोग का सुपर पोजिशन ऑफ 2 कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम थी, बट एक फेज डिफरेंस था उनके बीच, और एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग थे। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ 2 कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसीज बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जिनकी फ्रिक्वेंसी करीबन समान हो लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या पकड़ते हैं, 2 उसी तरह के सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस पकड़ लेते हैं। पहला जो है x1 a साइन 2 पाई n1t पकड़ते हैं, ठीक ना। वही ओमेगा जो था उसको हम लोग पहले ही समझे थे कि 2 पाई n होता है, तो यहाँ पर 2 पाई n1 पकड़ लिया जाए, एक फ्रिक्वेंसी n1 पकड़ते हैं, तो 2 पाई n1t, और दूसरा जो है उसको पकड़ लिया b साइन 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू t हो गया। ठीक है, तो पहली की फ्रिक्वेंसी है n1 और दूसरे की फ्रिक्वेंसी n1 प्लस n2 है, और दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, n2 मिलेगा, और ये जो है बहुत ही, और ये n2 का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, यानी दोनों की फ्रिक्वेंसी करीबन हम लोग की समान है, मतलब फ्रिक्वेंसी का स्लाइट डिफरेंस है, ऐसा हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। अब क्या करना है हम लोग को कि दोनों का सुपर पोजिशन निकालना है। तो सुपर पोजिशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो a साइन 2 पाई n1 प्लस बी साइन 2 पाई ब्रैकेट के अंदर n1 प्लस n2t, जैसे है वैसे हम लोग लिख दिया गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम लोग 2 पाई n1 को p1 पकड़ लेते हैं और 2 पाई n2 को p2 पकड़ लेते हैं। ठीक है, यानी p2 को 2 पाई n2 और p1 इक्वल्स टू 2 पाई n1, ये पकड़ लिया गया। तो ये हम लोग का सिंपल हो जाएगा। देखिए 2 पाई n1 था तो यहाँ पर खाली p1 रख देंगे, इधर 2 पाई n1 एक मिलेगा, एक 2 पाई n2 मिलेगा, तो उसके जगह पर p1 और एक p2 हम लोग रख दिया गया। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब ये जैसे वैसे उतार दिया गया, इसको फिर वही साइन सी प्लस डी वाले फॉर्म में, तो साइन सी कॉस डी, इधर से कॉस डी साइन सी, या साइन ए साइन बी, जो आपको इजी लगे उस फॉर्म में याद रखिए, लेकिन सिंपल वही सा फॉर्म है वो रखना है। अब इन दोनों में जैसे पहले किए उसी तरह से साइन p1t हम लोग कॉमन ले लिए और बाकी सबको एक साथ रख दिया जाए। इधर भी हम लोग b साइन p2t को इधर रख लिया गया और कॉस p1t को साइड कर लिया गया। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी कॉस p2t जो है उसको हम लोग a cos फाई पकड़ लेंगे और b साइन p2t है उसको हम लोग a साइन फाई पकड़ लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इधर रिप्लेस कर दिए जाए तो हम लोग का जो फॉर्म आ जाएगा, पहला देखिए a प्लस बी कॉस पाई टू टी के जगह पर a cos फाई रख दिया गया, b साइन पाई टू टी के जगह पर a साइन फाई रख दिया गया। अब यहाँ से a कॉमन लेंगे, फिर वही फॉर्म आ जाएगा, कॉस a साइन b साइन ए कॉस बी चलाएगा, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्म, यानी ए साइन हम लोग का ए प्लस बी यानी p1t प्लस फाई चलाया। तो ये हम लोग का हो गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, जो पहला जो था फॉर्म वही उसी तरह का। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और फाई जो है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी ये जो नेचर है वो सिंपल हार्मोनिक
नेचर नहीं है। जो पहले वाले केस में था इधर की तरफ, ये सिंपल हार्मोनिक केस नहीं है। तो इसको थोड़ा हम लोग आगे की तरफ समझने का कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं या क्या इसमें और हम लोग को रिजल्ट मिलता है। तो ये हम लोग के दो फॉर्म जो मिले इनको याद रखेंगे, a प्लस बी कॉस पी टू टी और b साइन पी टू टी। इनको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले वाले सेक्शन में हम लोग किए थे उसी तरह से इसको भी दोनों को स्क्वायर करके हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, फिर इधर जो पहला टर्म है a प्लस बी कॉस पी टू टी का स्क्वायर प्लस b साइन पी टू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को फिर वही a स्क्वायर केवल बच जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी टू टी प्लस 2ab कॉस पी टू टी, और साथ में एक a स्क्वायर जो पहला टर्म था वो है ही, और इधर से b स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टू टी चला आएगा। तो a स्क्वायर रहने देंगे, b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम लोग का कॉस स्क्वायर पी टू टी प्लस साइन स्क्वायर पी टू टी जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी खाली b स्क्वायर मिल जाएगा और 2ab कॉस पी टू टी एकदम पहले जैसा ही। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पी टू टी। तो ये हम लोग का एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है कि डायरेक्शन में, तो फाई की बात, जो हम लोग एम्पलीट्यूड, यहाँ पर दो ही टर्म हम लोग का अननोन है, एक है एम्पलीट्यूड और दूसरा है फाई, तो इन दोनों का वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो दोनों को फिर डिवाइड कर दिया जाए हम लोग, यानी a साइन फाई बाई a कॉस फाई कर देते हैं, तो हम लोग का यहाँ से चला आएगा टेन फाई और इधर की तरफ जो फॉर्म है उस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड भी निकल गया और हम लोग का फाई का वैल्यू भी निकल गया। अब ये एम्पलीट्यूड जो है इस इक्वेशन में, इस तरह के सुपरपोजिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन है। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा और साथ ही साथ कॉस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये टाइम जैसे चेंज होगा कॉस का वैल्यू भी चेंज होगा, उस हिसाब से एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी चेंज होगा। और इस एम्पलीट्यूड के वैल्यू के चेंज के लिए ऐसे तरह के सुपरपोजिशन जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ही कम हो, वहाँ पर एक अनोखी घटना देखने को मिलती है, जहाँ पर साउंड जो है अचानक बहुत तेज़ होता है, फिर धीरे धीरे कमते चला जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, फिर तेज़ होता है, फिर कमते चला जाता है। एक रेगुलर वैक्सिंग और वेनिंग साउंड जनरेट होता है। इसको ही हम लोग बीट्स के नाम से जानते हैं। तो ये देखा जाए कि हम लोग बीट्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं यहाँ से, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे मेनली एम्पलीट्यूड के हिसाब से। तो एम्पलीट्यूड याद रखेंगे रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पी टू टी हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग ये जो एम्पलीट्यूड में जो कॉस पी टू टी वाला टर्म है, तो उसमें से अगर हम लोग पी टू टी को 0 या 2 पाई या 4 पाई या इस तरह का मल्टीपल रखा जाए तो a का वैल्यू मैक्सिमम होगा ना। देखा जाए कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 2 पाई का वैल्यू भी 1 होता है। तो अगर यहाँ पर ये पी टू टी का वैल्यू, अगर ये cos का वैल्यू 1 होगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी रूट ओवर ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी मिलेगा, यानी कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस बी, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो यानी अगर 0 2 पाई 4 पाई ये होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और इस एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो होगा वो कितना हो रहा है, a प्लस बी हो रहा है। तो यानी प्रत्येक एक इंटरवल देखा जाए 2 पाई से 0 माइनस करेंगे यानी 2 पाई, 4 पाई से 2 पाई माइनस करेंगे तो यानी फिर मिलेगा हम लोग को 2 पाई, यानी प्रत्येक 2 पाई इंटरवल के बाद जो है हम लोग का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक 2 पाई इंटरवल के बाद हम लोग का एम्पलीट्यूड जो हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, और उस समय तब समय कितना हो जाएगा, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है कितना इंटरवल के बाद। अगर टाइम का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें तो जो टाइम इंटरवल है, जो मतलब फेज का इंटरवल है, वो कितना हो रहा है 2 पाई माइनस 0 या 4 पाई माइनस 0 यानी 2 पाई हो रहा है, 2 पाई डिवाइडेड बाई p2, यानी हम लोग यहाँ से 2 पाई बाई p2 टाइम इंटरवल के बाद एम्पलीट्यूड फिर से मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग मान लिया जाए कि p2t का वैल्यू जो है, अगर इस इक्वेशन में हम लोग ये p2t का वैल्यू जो है अगर हम लोग पाई या 3 पाई या 5 पाई रखते हैं तो क्या मिलेगा, पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, यानी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी
एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो होगा फाइनल एम्पलीट्यूड ए माइनस बी हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एम्पलीट्यूड हम लोग का मिनिमम मिलेगा, ए माइनस बी ही मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक में कॉस का वैल्यू जो होता है 3 पाई भी माइनस ही होता है। तो अगर ये सब वैल्यू रखा जाए तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और इसका वैल्यू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग इनका डिफरेंस निकाला जाए तो प्रत्येक में 2 पाई ही मिलेगा, यानी प्रत्येक 2 पाई इंटरवल पर जो है एम्पलीट्यूड जो होता है वो मिनिमम होता है, और उस समय जो समय का अंतराल होता है, जो टाइम इंटरवल होता है, वही देखा जाए जो फेज़ का डिफरेंस कितना 2 पाई हो रहा है बाई P2 T इक्वल्स टू टाइम इंटरवल अगर पकड़ा, मतलब वो फेज़ डिफरेंस पकड़ा जाए तो हम लोग का T इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाई P2, यानी टाइम इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक 2 पाई बाई P2 टाइम पर एम्पलीट्यूड जो होता है आइदर मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो यानी रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम और मिनिमम से पास करता है, दो सक्सेसिव पास करता है, और दो सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितना आता है हम लोग का 2 पाई बाई P2 होता है। ठीक ना, या दो मैक्सिमम जब मिल रहे हैं उनके बीच का भी हम लोग समय अंतराल देखें तो 2 पाई बाई P2 मिला, और दो मिनिमम के बीच का भी समय अंतराल कितना मिला हम लोग का 2 पाई बाई P2 मिला। अब ये 2 पाई बाई P2 जो है वो समय का अंतराल है, समय का अंतराल यानी टाइम डिफरेंस हो गया, या एक तरह का टाइम पीरियड भी हो गया, यानी टाइम डिफरेंस का वैल्यू हो गया। अब टाइम डिफरेंस जो होता है हम लोग जानते हैं कि वो रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का होता है। ठीक ना, यहाँ से हम लोग याद रखेंगे ये T इक्वल्स टू हम लोग का आ गया 2 पाई बाई P2 आ गया। ठीक ना, और ये टाइम जो है वो क्या होगा, या टाइम पीरियड जो है दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का एकदम फिक्स समय हो गया, इसलिए टाइम पीरियड कहेंगे। तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये टाइम डिफरेंस है तो वहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, एक का फ्रीक्वेंसी है N1, दूसरे का N1 प्लस N2, यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस N2 हो जाएगा, यानी 2 पाई बाई P2 इक्वल्स टू हो गया 1 बाई N2। तो यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि 1 बाई N2 जो रियली क्या है हम लोग का डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कंपोनेंट मोशंस हो गया। ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड जो है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है, और दो सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसका वैल्यू 2 पाई बाई P2 या 1 बाई N2 हो रहा है। तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा एक ग्राफ से। देखा जाए कि यहाँ पर दो वेव हैं, एक C1 पकड़ा गया, एक C2 पकड़ा गया, और ये दोनों सुपरपोजिशन करके हम लोग का C बना रही है प्रत्येक 1 सेकेंड में यहाँ पर टोटल हम लोग के जो वेव बन रहे हैं वो आपके 5 हैं, इधर की तरफ 6 हैं। अब देखा जाए कि जहाँ पर यहाँ 5 है, इधर की तरफ 6 हैं, इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर पकड़ा जाए, ये हम लोग का एक कंप्लीट वेव कैसे पकड़ते हैं, इस तरह से ये कंप्लीट एक वेव पकड़ा जाता है। ठीक ना, या फिर हम लोग इस तरह से एक कंप्लीट वेव पकड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से एक कंप्लीट वेव हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग इस तरह से अगर काउंट किया जाए, देखते हैं, देखा जाए कितने पिक हैं, 1 2 3 4 हो गए, और ये इधर सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, ये 5 हो गए। ठीक है, हाफ हाफ मिलाकर इधर 5 हो गए। इसी तरह से इधर भी पकड़ सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये हाफ हाफ मिलाकर हम लोग का 6 हो गए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली कैसे पकड़ेंगे हम लोग, ये एक वेव इधर गया तब एक कंप्लीट वेव हुआ, फिर इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से, लेकिन सिंपली इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखा जाए कि इनमें इन वेव के बीच ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इनका फेज सेम है। फेज सेम है मतलब एक ही डायरेक्शन में है, एक ही पोजीशन पर ये लोग हैं, यानी फेज सेम है। इधर भी इसका और इसका भी क्या है, फेज सेम है। तो जहाँ पर फेज सेम है वहाँ पर सुपरपोजिशन भी मैक्सिमम होगा, और आफ्टर सुपरपोजिशन एम्पलीट्यूड भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। यहाँ पर भी फेज सेम है तो सुपरपोजिशन के बाद एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, वही A प्लस B जो हम लोग देखें। तो यहाँ पर साउंड क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हम लोग को सुनाई देगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर
ये पोजीशन पर देखते हैं, मतलब जब टाइम t3 है, t1 और t2 पर हम लोग का t1 और t2 जो समय था, t1 और t2 पर हम लोग का फेज सेम था, इसी कारण रिजल्टेंट के बाद एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ और हम लोग को टाइम तेज़ी से सुनाई दिया। जहाँ पर हम लोग जो वो सब वैल्यू पकड़े थे 0, 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, ये सब पकड़े थे वो। अब मान लिया जाए कि ये जब हम लोग का t3 टाइम हो रहा है, तब क्या हो रहा है, फेज़ अपोजिट हो जा रहा है। देखा जाए ये और ये दोनों का फेज़ अपोजिट हो जा रहा है एक दूसरे के। तो इनका जब रिजल्टेंट होगा, इनका जब सुपर पोजिशन होगा, तब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, तो यानी दो मैक्सिमा के बीच हम लोग का ये मिनिमा साउंड सुनाई दे रहा है। यानी साउंड इधर की तरफ बहुत तेज़ होगा, इधर की तरफ बहुत लाउड होगा, और बीच की तरफ साउंड एकदम बहुत ही कम सुनाई देगा, नहीं के बराबर सुनाई देगा। तो इस तरह की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। साउंड का तेज़ी से एकदम लो की तरफ जाना, फिर तेज़ हो जाना, ये हम लोग का बीट्स कहलाता है। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि दो मैक्सिमा साउंड्स के बीच में एक हम लोग का मिनिमा साउंड सुनाई देता है, यानी एक बीट्स जनरेट होता है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाला जाए तो इसका दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस निकालेंगे उसी को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें 5 वेव थे, इसमें 6 वेव हम लोग को कंप्लीट वेव मिले, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक हम लोग को मिलेगा। तो देख भी रहे हैं कि एक ही हम लोग का बीट जनरेट हो रहा है, यानी एक बीट जो है वो दोनों जो रिजल्टेंट वेव, जो दोनों वेव जिनसे मिलकर वेव फाइनल वेव बन रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं क्या कि द नंबर ऑफ 2 सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इन 1 सेकेंड, 2 सक्सेसिव मिनिमा और मैक्सिमा जो 1 सेकेंड में जनरेट हो रहा है, उसी को हम लोग नंबर ऑफ बीट्स कहते हैं 1 सेकेंड में, और इसको हम लोग n2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये n2 जो है वो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट, जो दोनों कंपोनेंट वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो इस तरह से कुछ बीट हम लोग का जन्म लेता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ठीक है, इसमें 5 वेव थे, इसमें 6 वेव थे, और फाइनल हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी मैक्सिमा हो रहा है, इधर भी मैक्सिमम हो रहा है, दोनों के बीच में इधर की तरफ मिनिमा हो रहा है, यानी एक बीट ही हम लोग का जनरेट हो रहा है। तो यानी 2 सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच एक बीट जनरेट हो रहा है। इसी तरह से अगर इधर मिनिमा और आगे की तरफ मिनिमा बढ़ा जाए तो उसके बीच में एक मैक्सिमा सुनाई देगा, तो यानी एक बीट जनरेट हो रहा है। ठीक ना, तो यानी 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच एक बीट जनरेट होता है। और यहाँ से पता ही चल रहा है कि वो जो एक बीट का जो फ्रीक्वेंसी है वो यानी 2 मैक्सिमा एक ही फ्रीक्वेंसी वाला बीट जनरेट हो रहा है। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिल रही है, इसका 6 है, इसका 5 है, और इधर 1 मिल रहा है, यानी 6 में से 5 को माइनस करने से ही 1 मिल रहा है। यानी दोनों जो वेव सुपरपोज कर रही है उनकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करने से ही हम लोग का सिंगल बीट का फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग बीट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेसन में बस इतनी ही बातें पढ़नी थी, जहाँ पर 2 ही टॉपिक थे, और इन दोनों टॉपिक को हम लोग समझने का कोशिश किए। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। जहाँ भी डाउट होगा आप लोग ज़रूर पूछने का प्रयास करिएगा, और थैंक यू। और आगे की वीडियोस के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन मतलब आगे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।